में बच्चों डिप एंगल वगैरह सारी बातें हो गई थी, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते। इधर देखो ये अर्थ में बच्चों आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो भी रीजन हो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वो मैग्नेट ऐसी नहीं होती है ज्योमेट्रिकल। ये पोलर एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर बच्चों, ओके। अच्छा यहाँ पे बच्चों ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, उधर मैग्नेट की साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ इधर होता है उल्टा। तो जिधर मैग्नेट का साउथ होता है उधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, क्योंकि हमारी कंपास नीडल का नॉर्थ टेढ़ता था, हम उसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, ओके। लेकिन एक्चुअल में मैग्नेट यूं नहीं होती है, तो मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड होती है। मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि अंदर वाली कोर अलग एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है और बाहर वाली अर्थ अलग एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, ओके। ऐसा बोला गया। तो ये इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताया था कल अपन ने, हेलो, ओके। ये 11.3 के आसपास के वो फिक्स नहीं, हाँ ये तो वो भी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, हेलो। ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, हेलो। तो जिधर मैग्नेटिक साउथ होता है उधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। अपन इनको एक जगह गिनते हैं, ये टिल्टेड होती है, ये अपन नहीं लेते जब कैलकुलेशन की बातें करते हैं, ओके। अच्छा मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन का परपेंडिकुलर वो प्लेन जो यहां से पास हो, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, हेलो। एक मिनट में मेरा प्लेन लेके आता हूं। ये बच्चों देखो, ये देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, याद आ गया। एंड दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो पोल से पास हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास हो, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर वो प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास हो, उसको बोलते हैं बच्चों ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। ये बातें हो गई थी, हेलो, हेलो। हाँ अब डिप एंगल, तो डिप एंगल के लिए बच्चों अपन ने बोला था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका देखो नेट जो भी है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल, दैट इज डिप एंगल, ओके। ये हुई थी क्या बात कल? और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिखे थे अपन ने। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है नेट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos phi और वर्टिकल कंपोनेंट b sin phi, ओके। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos phi और वर्टिकल b sin phi, हेलो। ये तो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप हो, जैसे इस जगह की बात करूं मैं, तो वो तो इस जगह पर जो प्लेन लिया आपने वो मैग्नेट से पास होता हुआ, मैं अगर यहाँ पे हूं, देखो सुनना, ये लाइंस क्यों निकल रही है और मैं यहाँ हूं, ये देखो, हेलो, ये लाइंस क्यों निकल रही है और मैं यहाँ हूं। अगर मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे किसी प्लेस पे यहाँ, तो मधु वो लाइंस क्यों जा रही है, देखो, हेलो, ये देखो यू, या ये यू ले लो, इधर अपन इस जगह पे, तो वो लाइंस यू जा रही है, यू। तो मधु उस लाइन का ये वाला कंपोनेंट, तो बच्चों वो मैग्नेटिक, इधर देखो, अब ये थोड़ा 3D वाले फिगर होते हैं, इधर देखो, मैं बोलता हूं बच्चों यहाँ से जो लाइंस निकल रही है वो इस प्लेन में होगी। ये देखो इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन को लाइन कभी नहीं काटती, तो बोलता यहाँ से जो लाइन निकलेगी देखो वो इस प्लेन में घूमेगी। इधर देखो यू, बेटा ये यहाँ से लाइन निकलेगी नॉर्थ पोल से यू, इधर देख इस प्लेन में, इधर देख यू, यू, यू। तो वो तो सारा मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी लाइन। तो बच्चों इसमें सुनना, अगर मैं यहाँ कोई कंपास नीडल छोड़ता हूँ, इस जगह में खड़ा हूँ और यह कंपास नीडल, तो वो कंपास नीडल इस वर्टिकल प्लेन में हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ठहरेगी, हेलो। ये यूं यहाँ पे होगी तो यूं होगी, यह होगी तो यूं, यूं 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 करते हुए कंपास नीडल यूं यूं, हेलो। तो वो बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन में, हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी कंपास नीडल, बोलो बच्चों, ये कंपास नीडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी। देखो ये कभी भी कंपास नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन से बाहर नहीं रहेगी, तो कंपास नीडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी। देखो ये मैग्नेट से पास होते हुए प्लेन में रहेगी, बोलो। अच्छा मैं अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दूं बच्चों, जिसको बोलते हैं डिप सर्कल, हेलो, ये ऐसा, उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए स्क्रू वगैरह पेच लगे होते हैं ऊपर नीचे करके, यहाँ पे बबल होता है, वो बबल देख के हाँ कर लेंगे। अब देखो जैसे ये, और इसमें एक कंपास नीडल लगा दूं और उसको लाके यहाँ रख दूं, तो मैं बोलता हूं बच्चों इसका जो प्लेन है सर्कल का वो यूं होना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये डिप सर्कल है यूं, तो मैं बोलता बच्चों ये डिप सर्कल है, मान लो ये डिप सर्कल है। तो मैं बच्चों इसके अंदर एक नीडल है, यहाँ पे एक नीडल है जो घूम सकती है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखो, आपको नजर आ रही है ये।
अब ये देखो ये डिप सर्कल है ये, तो मैं बोलता हूँ बच्चों वो डिप सर्कल जब यहाँ पे खड़ा करूंगा मैं इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो यू रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या उसमें प्लेन में, हेलो ये देखो यहाँ पे होगा तो यू रहेगा। तो बोलते वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐसे खड़ा करूंगा देखो, उसका सर्कल ऐसा रहेगा, ये डिप सर्कल यू। तो बोलते वो अपने आप मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ठहरेगी, तो यहाँ वो मैग्नेट ऐसी हो जाएगी। और ये वर्टिकल ये यहाँ पे कील लगी है, उस कील के अबाउट रोटेट हो सकती है, हेलो। तो मैं बोलूं वर्टिकल प्लेन में इस डिप एंगल पे यू रोटेट हो सकती है, और यह एंगल नाप सकता हूं मैं, ओके। यह एंगल नाप सकता हूं, यहाँ 0 डिग्री लिखूंगा मैं, और यहाँ 90 डिग्री लिखूंगा, हेलो। यहाँ 0 और यहाँ 90, ओके। तो वो जब भी वो हॉरिजॉन्टल होगी तो मैं बोल दूंगा 0 एंगल हो गया, तो डिप एंगल, ये डिप सर्कल है। और जब भी वर्टिकल होगी बच्चों यू होगी तो ये, तो अब देखो जब वो यहाँ होगी तो वो तो 0 एंगल होगा, वो 0 पे आके रुकेगी, लो 90 पे नहीं 0 पे। तो बोल दो ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो इक्वेटर में 0 हो जाएगा। अच्छा फिर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ खड़ा कर दूंगा, बोलो इस जगह पर, तो बताओ डिप सर्कल में, तो मैं बोल दूं वो मैग्नेट, इधर देखो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ठहरेगी आपकी नीडल यू, तो समझ गए, हेलो। तो ये एंगल आ जाएगा, ये 0 है दोनों तरफ, ये 0 ये 90, तो ये 0, तो बोल दो बच्चों ये एंगल आ जाएगा डिप एंगल, हेलो। तो बोल दो वो नीडल यू ठहरी, देखो यहाँ बता रहा हूं बड़ा करके, वो नीडल यू ठहरी ये, तो बोल दो बच्चों ये एंगल आ गया, देखो ये 0 वाली लाइन है, और ये जो भी एंगल आया ये डिप एंगल, बोलो ये जैसे 30 डिग्री आ गया, तो बोल दो यहाँ पे जो भी डिप एंगल होगा उधर आके ठहर जाएगी, ये देखो इस जगह पे जो भी डिप एंगल होगा वो नीडल में से ठहर जाएगी आपकी। तो समझ आ रही है क्या? ये एरो बना देता हूं, चलो ये यू ठहर जाएगी, तो बोलो डिप सर्कल में एंगल आ जाएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये यही तो डिप एंगल होता है, बोलो हेलो बेटा, ये एंगल आ जाएगा, ये जिधर मैग्नेट ठहरेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो मैं बोलूं डिप सर्कल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा बच्चों यहाँ पे, तो मैं बोलूं ऐसा होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखोगे आप, तो बोलूं इसका जो डिप सर्कल है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। तो डिप सर्कल का जो प्लेन है, डिप सर्कल का जो प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नेट बी की तरफ ठहरती है, ओके। नहीं समझ आ रहा? कितने लोगों को समझ आया? हाथ खड़े करना। तीन चार लोगों की समझ आया। चलो एक बार आप देखें, इधर देखो, इधर देख थोड़ा सा, अब इसको 3D में रुको रुको रुको, अभी सब समझ में आएगा, एक दो बार बात कर, रुक जाए, नहीं होगा कंफ्यूजन। इधर सुनो, देखो सुनो, आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो बाहर मैग्नेट है एस वाले, है ना, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड समझो, ये हटा दो, एक्सिस हटा दो, जो नहीं काम की चीजें उनको हटाओ। मैं बोलता हूं बच्चों ये देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये लाइन से ऐसे निकलेगी, ओके। ये इधर देख, ये समझ पहले तो, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, बोलो। अच्छा ऐसा 3D में होगा बच्चों, ऐसी लाइन इधर भी आ रही होगी, देखो पहले ये समझो, ऐसी लाइन यूं भी जा रही होगी, यूं निकल के यूं, क्योंकि ये सब तरफ है। तो अच्छा मैं बोलता हूं वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी सारी लाइंस, क्योंकि बच्चों मैग्नेट से पास होता हुआ प्लेन में ही तो लाइन होगी, उसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइन, इस प्लेन में होगी। देखो ये जो भी लाइन इधर से लाइन निकलेगी वो इसको कभी क्रॉस नहीं करेगी। आप मैग्नेटिक मेरिडियन को घुमाते रहो, आप अगर अर्थ में यहां जाओगे तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन यूं हो जाएगा, हेलो ये यूं हमेशा मैग्नेट से पास होगा, तो वो तो यहां वाली लाइन यूं इसमें से ही पास होगी,
यहां जाओगे तो वो मैग्नेट, ये देखो ये मैग्नेट तो सिलेंड्रिकल है ना, तो बोलूं यहां खड़े हो तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया, देखो ये तो लाइन देखो इसमें से तो पास हो रही है, ये पूरी लाइन इसी में तो बनेगी। हेलो, ये लाइन इसी में, तो लाइन कभी काटती नहीं है इसको। हाँ अगर मैं कोई प्लेन तिरछा ले लूं, यू तिरछा यू ले लूं तो लाइन काटेगी, देखो यहां से निकलेगी, इसमें से कट करती जाएगी यू बीच में से। हेलो, ये प्लेन ले लिया, ये लो ज्योग्राफिकल प्लेन, तो बोलूं मैग्नेट लाइन कट करेगी, देखो यहां से जो लाइन निकलेगी वो मैग्नेट में यू जाएगी, देखो यहां से जो लाइन निकलेगी वो यू जाएगी यहां, तो प्लेन को कट करेगी, देखो लो बेटा ये समझ में आ रहा है क्या? ये प्लेन लिया मैंने, ज्योग्राफिकल प्लेन, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन लिया। अब आप बताओ इस मैग्नेट से जो लाइन निकलेगी वो इसको कट नहीं करेगी क्या? यूं, ये देखो यूं, तो मैं बोल दूं बच्चों जब जब प्लेन किसी भी सरफेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, आप अगर मैग्नेटिक मेरिडियन लोगे तो उसको कभी लाइन कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसके अंदर ही लाइन घूमेगी। बोलो, तो हमें जो डिप सर्कल बनाते हैं बच्चों, वो डिप सर्कल हम ऐसा सर्कल बनाते हैं, ऐसा प्लेन बनाते हैं जिसकी निडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है। तो देखो अब मैं डिप सर्कल को भी कहीं पे भी रखूंगा तो उसका जो सर्कल वाला पोर्शन होगा, डिप सर्कल का सर्कल वाला पोर्शन, वो हमेशा यूं रखूंगा मैं, जिसका मैं ऐसा रखूंगा मैं, समझो उसका सर्कल कैसे रखूंगा, ये समझो यूं यूं, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, उसका जो प्लेन है सर्कल का वो मैग्नेटिक, उसको यूं नहीं रखूंगा कभी भी मैं, यूं यूं तिरछा, ओके, नहीं तो उसको लाइन काटेगी ऐसे, मैं लाइन भी क्यों रखूंगा, ओके। तो बहुत बच्चों अब एक तरीके से उसकी कंपाउंड निडल जो घूम सकती है वर्टिकल प्लेन में, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। जैसे देखो यहाँ है तो हॉरिजॉन्टल रहेगी, यहाँ है तो यू रहेगी, यहाँ है तो यू रहेगी, यहाँ है तो यू रहेगी। हेलो देखो, तो ये ट्रू डिप एंगल देगा। तो जब जब इस क्या नाम बोलते हैं इसका, डिप सर्कल का सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, देखो ये डिप सर्कल, ये मेरा हाथ डिप सर्कल है, तो ये जब मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, मैं बोलूं इसमें जो नीडल घूमेगी, ये मेरा हाथ क्यों समझ लो, मेरा हाथ एक डिप सर्कल है, तो बोलूं इसके अंदर जब नीडल घूमेगी, तो डिप सर्कल अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो वो जो नीडल घूमेगी वो हमेशा पॉइंट करेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड को हट के, ये देखो यहाँ यूं पॉइंट करेगी यहाँ, तो बोलूं नेट मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगी, ये देखो यहाँ यूं जाती लाइन। हेलो, ये इस जगह पर यूं हो जाएगी, ये यूं अंदर एंटर करने वाली है, यहां पे होगा, यहाँ पे अर्थ के, तो ये यू बाहर निकल रही होगी यहां से, ओके, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन में घूमेगी। हेलो, तो डिप सर्कल को हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग अलाइन करना होता है, समझ में आया? हेलो हेलो, पक्का समझ में आया क्या? अब सुनो, इधर देख, अगर सर्कल में डिप सर्कल के अंदर अगर मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, तो मैं कंफर्म बोल दूं, मैं जहां भी खड़ा हूं, चाहे मैं यहां खड़ा हूं चाहे मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोल दूं अगर वो हॉरिजॉन्टल हो गई तो मेरे डिप सर्कल पे अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, कंपाउंड नीडल हॉरिजॉन्टल हो गई, तो मैं गारंटी ले लूं मैं इक्वेटर पे हूं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। हेलो, ये कंपाउंड नीडल, ये डिप सर्कल, ये डिप सर्कल ऐसा होगा, तो बोल मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है इस जगह का, ये देखो ये वो मैग्नेटिक प्लेन है जो हमारी अर्थ की मैग्नेट से गुजर रहा है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। हेलो बोलो, तो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, तो बोलो मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपाउंड नीडल हॉरिजॉन्टल हो गई, तो अपना जो डिप सर्कल होता है बच्चों वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है, उसके प्लेन को अपन मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं, ओके। तो हम हमेशा इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं। उसके बाद कंपाउंड नीडल नेट बी को बताएगी अर्थ के, अगर कंपाउंड नीडल हॉरिजॉन्टल हो जाती है बच्चों, इसका मतलब जिस जगह पर आप खड़े हो वो मैग्नेटिक इक्वेटर है, यानी कि आप इक्वेटोरियल प्लेन में खड़े हो, ओके। अगर आप यहाँ पे खड़े हो बच्चों, यहाँ पे, तो आपके बताओ डिप सर्कल के में नीडल कैसी हो जाएगी, तो वो नीडल वर्टिकल हो जाएगी। लो बोल, हाँ आप इस जगह पर हो, देखो ये इस जगह पर हो, ये आपका डिप सर्कल यहां लगा, तो बताओ आपकी नीडल कैसी हो जाएगी, वो ठहरेगी। बोल, समझ में आया? yes,
अरे कल तो मैंने यूं बता दिया तेरे को, ये ले, कल तो मैंने तेरे को यूं बता दिया कि अर्थ में ये मैग्नेट है ना, और ये देखो यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, ये एक लाइन निकली, तो कल तो मैंने बता दिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट फाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तो बी cos फाई हो जाएगा, बी sin फाई। अरे ये फाई लाएगा कहां से, ये लाएगा कहां से, लोग नापेंगे कैसे? क्वेश्चन में तो तेरे को मैंने दे दिया डिप एंगल, लोग नापते कैसे? तो डिप सर्कल से नापते। कैसे पता पड़ता है लोगों को किस जगह का, कौन सी कंट्री में डिप एंगल कितना है? तो वो तो डिप सर्कल से नापते बच्चों, वो तो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ऐसा, तभी तो तेरे को वैल्यू देंगे वो। बोल हेलो। हाँ बाकी आप देखो, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आप YouTube पे और जो वीडियोस है इस पे वो देख लेना, वो एनिमेशन वाले 3D वाले, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो 3D में कैसे समझाऊं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये तुम्हारे को डीप सर्कल मैग्नेटिक मीडियम में रखते हैं, समझ में आ गया बच्चों, ताकि तुम्हारी जो मैग्नेटिक नीडल जिधर ठहरेगी वो आपको डीप एंगल बता देगा हॉरिजॉन्टल से। अभी मैं और एंगल का कैलिब्रेशन करके बताऊंगा, लेकिन तेरे को ये समझ में आ गया, यहाँ नीडल यूं ठहरेगी, यहाँ यूं ठहरेगी और यहाँ यूं ठहरेगी। हेलो बोलना मेरे बच्चे, लो। अब देखो तेरे डीप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो लाइन खींच रही है, यहाँ 0 डिग्री लिखता हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिख दिया 0 डिग्री, ओके, और यहाँ लिखता हूं 90 डिग्री वर्टिकल पे, यहाँ 90, ये लिख दिया मैंने, ओके। अब बता, अब यहाँ पे यूं ठहर गई तो अपने आप 0 बता रही, तो डीप एंगल 0 ही तो होता है यहाँ पे इक्वेटर पे, कल बताया था मैंने, कल बिना डीप सर्कल के बताया था, कल अपन ने नापा नहीं था। अरे क्या बार डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो ये वर्टिकल हो गई, तो अपने आप 90 डिग्री रीड कर दिया इसने, लो ये 90 डिग्री रीड कर देगा, देखो ये 90 डिग्री। तो जब जब सुई वर्टिकल हो जाएगी डीप सर्कल में तो 90 डिग्री रीड करेगी, और जब तिरछी हो जाएगी बच्चों तो ये यहाँ रीडिंग होगी। जैसे देखो ये 90, तो 0 से बढ़ते बढ़ते 90 हुआ होगा, तो जैसे यहाँ पे 30 डिग्री भी होगा, यहाँ पे 60 भी होगा, ओके, यहाँ पे वापस 30 भी होगा, 60 भी होगा, ओके। लो समझ गए? तो अपने आप ये नीडल ठहरी, आप ये एंगल मेजर कर दो, लो ये दिख जाएगा ना, 30 डिग्री दिख गया, तो डीप एंगल 30 डिग्री है। लो अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया अभी भी? Yes, sir. बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना पड़ेगा आपके डिप सर्कल को, ताकि लाइन क्रॉस नहीं करे। सर अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो अभी मैं बताऊंगा, अभी तो रख के देख। तो बोलो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप जब रखोगे, इधर देख यहाँ पे, तो बोलो यहाँ पे मैंने मेरा डिप सर्कल रखा, तो बोलो बच्चों ये लाइन यूं जा रही है, देखो यूं निकाल, तो बोलो बच्चों यहाँ पे मेरी कंपानी यूं ठहर जाएगी, देख मेरी कंपानी यूं ठहर जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल आ गया, देखो तो ये आ जाएगा डीप एंगल। हेलो तो वो तो हर जगह का डीप एंगल, ये 30 डिग्री पता पड़ जाएगा जो भी, तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री वाली होगी और वर्टिकल 90 वाली। अब इसके साथ एंगल की कैलिब्रेशन है, आमने सामने पता पड़ जाएगा डीप एंगल कितना है, ओके। ओके बच्चों, अब देख, हाँ अब सुनो, चुपचाप सुनते जाओ, हाँ अब इधर देख, हाँ बताओ बच्चों, इक्वेटर पे डीप एंगल कितना होता है और पोल पे कितना होता है? फटाफट फास्ट वैल्यू बोलो इक्वेटर और पोल की। इक्वेटर पे हाँ 0 और 180, और पोल पे 90 to 70. हाँ ठीक है, अपने तो 0 और 90 बोल देना, तो मैं बोल दूं इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90, ओके। हेलो मेरे बच्चे बोलो ना रे। Yes, sir. हाँ अब इधर देखना, इधर देखो, तो बच्चों ये तो आ गया, ये है ना। अब अगर मैं ये बोलूं तेरे को, सुनना ध्यान से, ये अपनी मैग्नेट है ना, और डीप सर्कल यूं रख दिया मैंने यूं,
ये डिप सर्कल थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, ये डिप सर्कल यूं रख दिया, मैं तो लफड़ा हो गया। लो ये देखो, ये डिप सर्कल को यूं नहीं रख के यूं रख दिया। मैं तो यूं रखते हैं तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड बताता, यूं रख दिया तो थोड़ी एरर आएगी। सर क्यों एरर आएगी बताता हूं। ये देख, मैं तो बच्चों ये तेरी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये देख, ये थोड़ा सा 2D डायग्राम बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैं तो बच्चों तेरे पहले नीडल ऐसे फेंकती थी तेरी, लो ये ऐसे, थोड़ी सी नीडल को छोटी बना, ये तेरी नीडल ऐसी ठहरती थी। बोलो, ये समझ आ रही क्या? यस सर। किसी जगह पर तो मैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो मैं तो बच्चों ये बी की डायरेक्शन आ जाती थी, अर्थ का नेट भी। हेलो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। हेलो, ये एंगल डिप एंगल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल डिप एंगल हो गया। अच्छा, मैं तो बच्चों ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा बी cos फाई, बी नेट cos फाई हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला बी नेट sin फाई। नहीं समझ में आई? ठीक सर, ये बी नेट sin फाई, तो ये हो गया बी नेट cos फाई और ये हो गया बी नेट sin फाई। दीज आर द एंगल्स, है ना, बी cos फाई बी sin फाई। ठीक है, ये बच्चों रियल डिप है। अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने कंपास नीडल रखी है या डिप सर्कल आपका रियल मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो ये रियल डिप एंगल आएगा उस जगह का। ओके, दिस इज रियल डिप एंगल। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में हो आप, तो रियल डिप एंगल है, रियल, लो एक्चुअल डिप एंगल है, क्योंकि आपकी कंपास नीडल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इस जगह है, अगर ऐसी है तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपका डिप एंगल एग्जैक्ट है। ये देखो, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ये एंगल यहाँ पे है, और वो मैग्नेटिक नीडल क्यों हो गई बच्चों, इधर देखो मैग्नेटिक नीडल क्यों हो गई, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल। हेलो, ये देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल, इस जगह का हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे खड़ा हूं, इस जगह का हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल, तो ये डिप एंगल, ये एक्चुअल है। लेकिन अगर आपने यू बना दिया, अब आप देखो यू नाप रहे हो, ये देख, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और आपने बच्चों इस डिप सर्कल को यूं नहीं करके यूं कर दिया, इसे अल्फा एंगल पे कर दिया। ये आपका डिप सर्कल, ये आपका डिप सर्कल है, ये अल्फा एंगल पे कर दिया इससे, तो बच्चों ये आपका डिप सर्कल इस प्लेन में आ गया, ये आपका डिप सर्कल है इस वाले प्लेन में। नजर आ रहा आपको? देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। हेलो, कुछ समझ आ रही है क्या? ये उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, ये उसकी वर्टिकल एक्सिस थी, और ये आपका वो प्लेन है डिप सर्कल वाला। आपने इस डिप सर्कल को थोड़ा यूं नहीं करके, आपने उसको टेबल को यूं मोड़ दिया, डिप सर्कल को किसी एंगल पे मोड़ दिया। हेलो, आपने डिप सर्कल को यूं रख दिया, समझ आई कुछ? आपने डिप सर्कल को यूं नहीं रखे यूं मोड़ दिया, यूं डिप सर्कल को अल्फा एंगल पे घुमा दिया। हेलो, अच्छा, अगर आपने डिप एंगल को अल्फा एंगल पे घुमा दिया, तो मतलब पहले आपकी नीडल यूं ठहरती थी, ये एंगल फाई होता था रियल डिप, और ये एंगल याद है, ये वाला कंपोनेंट आता था बी cos फाई, ये आता था बी sin फाई, वेयर बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं बी नेट लिखने की बजाय लिख रहा हूं, ये आता था बी cos फाई। अच्छा, अब बताओ, अब आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, मैं बोलता हूं बच्चों वो उस प्लेन में ठहरेगी, क्योंकि बच्चों उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जो प्लेन यूं ठहरती थी, अब वो यूं ठहरेगी। अगर आपने यूं कर दिया, तो बच्चों वो मैग्नेटिक नीडल आपके, मैं बोलता हूं ये बी cos फाई, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसमें एरर आएगी, वर्टिकल तो वही रहेगा उस जगह, आपकी नीडल उस पीछे वाले प्लेन में ठहरेगी इसमें, तो बोलते बच्चों आपका वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा बी sin फाई। हेलो, ये देखो ना, ये पर वो तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बी cos फाई था और ये अल्फा एंगल है, तो मतलब बच्चों जो बी cos फाई है उसकी जगह ये आएगा बी हॉरिजॉन्टल। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पहले हुआ करता था वो इनटू cos अल्फा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले आता था उसका cos अल्फा ही आएगा इधर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, उसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि आप इस प्लेन में चले गए, तो इस बार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तो यही रहेगा यहाँ पे भी,
वर्टिकल कंपोनेंट तो जो इस प्लेन में था वो इस प्लेन में रहेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां था उसका cos फाई आएगा। ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का जो यहां था उसका cos फाई आएगा इस प्लेन में। लो, जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस जगह था, यहां देख, यहां आपका इधर देख, यहां ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो मतलब ये कंपोनेंट था बच्चों, ये फाई एंगल है, तो ये कंपोनेंट था b cos फाई और ये था b sin फाई, है ना। तो मतलब बच्चों आपने अगर प्लेन तिरछा ले लिया ये, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट तो b sin फाई रहेगा, ये वाला जो b cos फाई था वो अल्फा एंगल तिरछा प्लेन है वहां पे, तो ये b हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा हूं इसको, तो मतलब इसका cos अल्फा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी है इसका cos अल्फा, क्योंकि बच्चों इसकी बजाय वो यूं आएगा कंपोनेंट। लो, याद है क्या आया, इसका cos अल्फा ही है। तो मतलब ये जो पीछे वाले प्लेन में मैग्नेट ठहरेगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आ जाएगा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का घटक हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट हो जाएगा। हेलो Yes, sir. Yes, sir. बेटा जी यहां पर ये रही आपकी मैग्नेट, ये रही मैग्नेट। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये रही मैग्नेट तिरछी, यहां से लाइन निकली यू, ये लाइन निकली यू, लो यू जू, ये देखो यू जू, तो बोलो ये रही, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में है और वर्टिकल ये। ओके, अरे बोलना बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और वर्टिकल ये। यस सर। अब तेरे इस डिप सर्कल को मोड़ दिया यूं, तो तेरी लाइन तो यूं काट रही है, देखो ये डिप सर्कल को यूं काटेगी, अब ये इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, तो वो तो बच्चों तेरा वर्टिकल कंपोनेंट तो अभी भी लाइन का यही रहेगा। ये देखो ना, ये लाइन तो यूं जा रही है और तेरा डिप सर्कल यूं तिरछा हो गया, तो वो तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल में ये है, लेकिन तेरा डिप सर्कल इधर घूमेगा, क्योंकि तेरी नीडल यूं घूमेगी, तो वो तो तेरी नीडल इस बार यूं नहीं ठहरेगी। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो यूं है, पर तेरी नीडल यूं नहीं ठहरेगी, यूं ठहरेगी, क्योंकि तेरा डिप सर्कल इधर है। हेलो यू, क्योंकि तेरी नीडल तो इसी प्लेन में घूम सकती है ना बेटा, तो लाइन यूं जा रही है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है और तेरा डिप सर्कल में यूं ठहरेगी लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूं है अर्थ का इस जगह, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वर्टिकल ही है, लेकिन तेरी जो नीडल वो यूं ठहरेगी, तो वो तो ये जो नीडल ठहरेगी तेरी यूं, तो वो वर्टिकल में तो कंपोनेंट सेम देगी। हेलो, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का और ये तेरी नीडल यूं ठहरी, तो वो तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम आएंगे, इसका ये और इसका ये, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो आएगा और इसका जो आएगा वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का cos अल्फा आएगा। बेटा आपकी नीडल यूं ठहरेगी क्योंकि आपका डिप सर्कल ये रहा, तो आपके डिप सर्कल में नीडल यूं ठहरेगी क्योंकि आपका डिप सर्कल इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में ये अल्फा, इससे अल्फा एंगल पे ये रहा, तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड ये रहा अर्थ का, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा और वर्टिकल ये रहा, लेकिन आपकी नीडल यूं नहीं घूम सकती, आपकी नीडल तो यूं घूम सकती है क्योंकि आपका डिप सर्कल ये रहा, तो वो तो जो आपकी नीडल जो होगी वो यूं होगी, आपकी नीडल ये रही और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये यूं, तो वो बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और आपकी नीडल ये रही, तो वो तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम होंगे, क्योंकि आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपकी नीडल का भी वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इधर होगा और आपका इधर होगा, तो वो तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो इस कंपोनेंट का cos अल्फा होगा। लो, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। ये देख, तेरी नीडल ये रही क्योंकि तेरा डिप सर्कल ये रहा इधर इस वाले प्लेन में, तो तेरा डिप सर्कल ये रहा, तो तेरी नीडल तो इसी प्लेन में ठहरती है ना मेरे बच्चे, इस वाले प्लेन में तेरा प्लेन तो ये रहा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और तेरा तेरा वो पीछे है, ये प्लेन ब्लू वाला ये रहा, तो तेरी नीडल ब्लू यूं ठहरती है, तो वो तो तेरी नीडल का वर्टिकल कंपोनेंट और अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, लेकिन अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और तेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अल्फा का अंतर है, तो वो तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का cos अल्फा तेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नीडल का, क्योंकि तेरी नीडल को मजबूरी में यहां ठहरना पड़ रहा है यूं, क्योंकि तेरा डिप सर्कल ये रहा, तो नीडल इधर ही घूम सकती है बस, तेरी नीडल यूं घूम सकती है यूं,
और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट तू रीड करेगा। तो तेरा जो डिप सर्कल है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का cos अल्फा रीड करेगा। ओके, हेलो, Yes, sir. अब यूं समझ, 90 डिग्री पे लगा तेरे डिप सर्कल को, तेरे डिप सर्कल को इससे 90 पे ले ले। मान ले मैंने मेरा डिप सर्कल यूं खड़ा कर दिया है पे, इस जगह पर डिप सर्कल यूं खड़ा कर दिया। अब देख तू, यहाँ पे यू डिप सर्कल को यहाँ यूं खड़ा कर दिया मैंने मेरे, तो मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, इधर देखो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, इधर देखो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया। हेलो, बोलो ना। Yes, sir. और वर्टिकल ये हो गया, Yes, sir. और मेरा डीप सर्कल क्यों है, ये जो भी मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके परपेंडिकुलर मेरा डीप सर्कल। तो बता दे को, मेरा डीप सर्कल क्यों है, तो मैं बोलता हूं मेरी नीडल यूं घूम सकती है, ये कंपाउंड नीडल यूं घूम सकती है इस प्लेन में, क्योंकि मेरा डीप सर्कल क्यों है तो ये यूं घूमेगी। अब आपको पता है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मेरी नीडल का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा ये वो है, क्या बोलते हैं, डीप सर्कल। तो वो तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मेरे डीप सर्कल वाली नीडल को हिलाएगा ही नहीं। ये देखो मेरी नीडल इस प्लेन पे घूमती है इसमें, तो वो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से मेरी नीडल खड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं डीप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर कर दूं तो हमारी सुई खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही अर्थ का काम आएगा मेरे। क्योंकि जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से नीडल का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीडल तो यूं घूम सकती है, तो हम तो नीडल खड़ी हो जाएगी। हेलो, तो डिप एंगल 90 डिग्री रीड करने लगेगा ये, तो गड़बड़ आना चालू हो गई। तो अगर आपने डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा तो गड़बड़ आनी तय है। अब कितनी गड़बड़ आएगी वो देखते हैं। इसको बोलते हैं एपेरेंट डिप। क्या बोलते हैं बच्चों, एपेरेंट डिप। तो मैं एपेरेंट डिप समझा रहा हूं आपको, एपेरेंट डिप। तो एपेरेंट डिप एंगल देखो बच्चों, थोड़ा बहुत समझ आया कि आपको Yes, sir. बच्चों ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझना तो पड़ेगा। तब देखो, इधर देख, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस एंड दिस इज एट एन एंगल अल्फा योर डिप सर्कल, एक डिप सर्कल, आपका डिप सर्कल इस प्लेन में है। ओके, तो आपकी नीडल हमेशा इस प्लेन में ठहरेगी। ओके बच्चों, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। हेलो, अब देखो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये एंगल एक्चुअल डिप है, ये फाई। तो वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं नहीं तो गड़बड़ होगी ज्यादा, और ये BB। तो बोलते बच्चों अब आपका जो डिप सर्कल है उसकी नीडल उस प्लेन में ठहरेगी, इस वाले में। ये डिप सर्कल वाला प्लेन इधर बना रहा हूं, ये देखो ये इधर बना दिया मैंने इसके पैरेलल, इस प्लेन को उठा के शिफ्ट कर दिया ये। अब यहाँ देखो, अब आपकी नीडल यूं नहीं ठहरेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर आपका, लेकिन आपकी नीडल यहाँ ठहरेगी इस प्लेन में। ये नया डिप एंगल हो गया फाई। दिस इज न्यू एपेरेंट डिप एंगल। इसमें एरर है सर, कौन से कंपोनेंट में एरर है? वर्टिकल तो वही रीड करेगा। हेलो, उस जगह पर वर्टिकल तो वही रीड करेगा। ये देखो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल ये, और हमारा डिप सर्कल क्यों है तो हॉरिजॉन्टल में लफड़ा आएगा, हॉरिजॉन्टल में लफड़ा आएगा, वर्टिकल वही रहेगा। तो वर्टिकल तो सेम रीड करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल में लफड़ा आएगा, हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट आएगा हमारे इधर, तो मतलब हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट आएगा ये। तो बोलते बच्चों ये BH नहीं होगा, तो बोलते बच्चों ये जो रीड करेगा ये B नेट, ये B नेट डैश होगा, B नेट डैश। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को गलत रीड करेगा ये, तो बोलते ये BH डैश आएगा और ये हो जाएगा BH कोस A, BH डैश हो जाएगा BH कोस फाई, कोस अल्फा सॉरी। तो बोलते बच्चों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का एक्चुअल में जो आता है उसका कोस फाई होगा ये, लो उसका कंपोनेंट होगा ये। लो कोस अल्फा, कोस अल्फा ये होगा BH डैश। बोलो समझ आया क्या मेरे बच्चे? नहीं आया? अरे नहीं आया क्या ये? तो ये एपेरेंट डिप एंगल, क्या बोलते हैं इसको? एपेरेंट डिप एंगल। दिस इज एपेरेंट डिप एंगल।
अपेरेंट डिप। तो बच्चों यहां से बोलो कितना आ जाएगा अपेरेंट डिप, तो tan phi डैश अपेरेंट डिप इज इक्वल टू बच्चों बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल डैश। इस बार अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रीड नहीं कर रहा, उसके कोस अल्फा को रीड कर रहा है। मेरा डिप सर्कल इस बार अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रीड नहीं कर पा रहा, उसके कोस अल्फा को रीड कर रहा है। हेलो, तो अगर डिप सर्कल हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है तो बेसिकली हम अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कोस अल्फा को रीड कर रहे हैं, और दिस इज एक्चुअल डिप एंगल है, दिस इज एक्चुअल डिप एंगल है अपॉन कोस अल्फा। तो दिस इज tan phi अपॉन कोस अल्फा। ये होता है अपेरेंट डिप और एक्चुअल डिप में रिलेशन। समझ में आया क्या बच्चों? थोड़ा थोड़ा ये पूरा समझ में आ गया है? बिल्कुल नहीं आया? कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया कि थोड़ी थोड़ी फील आ गई से? हेलो, हाँ बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट होता है, बस ये ध्यान रख लो। ओके सर, तो सर काफी बच्चों को समझ में आ गया। तो मैं बोल दूं बच्चों ये अपेरेंट डिप, दिस अपेरेंट डिप इज इक्वल टू दिस, तो cos tan अल्फा tan एक्चुअल डिप अपॉन cos अल्फा, ये होता है। अब सुनना मेरे बच्चे, मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो, मैं बोल दूं cos अल्फा फॉर एनी अल्फा, फॉर एनी अल्फा अल्फा, मैं बोल दूं बच्चों cos अल्फा लेस देन 1 आएगा। तो बोल दो बच्चों हमेशा tan phi डैश विल बी ग्रेटर देन tan phi। देखो ना बच्चों, ये लेस देन 1 होगा तो मैं तो tan phi डैश की वैल्यू tan phi से ज्यादा होगी, यानी कि मैं बोलता हूं अपेरेंट डिप की वैल्यू एक्चुअल डिप से ज्यादा आएगी, क्योंकि वो कम भी नाप रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कम नाप रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल से कम आ गया, तो बोलता हूं बच्चों ये एंगल बड़ा हो जाएगा। तो बोलता हूं पर ये हॉरिजॉन्टल छोटा हो गया, परपेंडिकुलर वही है, तो बोलता हूं बच्चों थोड़ा एंगल बड़ा आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अपेरेंट डिप इज ग्रेटर देन एक्चुअल डिप। अपेरेंट डिप की वैल्यू हमेशा एक्चुअल डिप से ज्यादा आती है। किसी भी अर्थ के किसी भी प्लेस पर जो एक्चुअल डिप होता है, अपेरेंट डिप उससे ज्यादा आता है, क्योंकि वो अर्थ के कंपोनेंट का, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कंपोनेंट को नाप रहा होता है, तो मैं वो कम रीड करता है अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। ओके, तो अपेरेंट डिप हमेशा ज्यादा आता है एक्चुअल डिप से। अच्छा, अब देखो स्पेशल केस, फॉर अल्फा बराबर 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री पे चले गए मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो याद है मैंने बोला था आपकी नीडल वर्टिकल हो जाएगी। आपने अपना प्लेन 90 डिग्री पे कर दिया है, देखो। हेलो, आपने अपना प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पे कर दिया, क्यों बताओ? मैग्नेटिक मेरिडियन गया और आपने अपने प्लेन को 90 पे कर दिया, ये 90 पे। तो वो बच्चों ये देख अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और ये BB, तो बोल दो ये BB तो यही रहेगा, और आप 90 पे चलेगा तो इसका cos अल्फा 0 आ जाएगा कंपोनेंट, तो बोल दो नीडल खड़ी हो जाएगी। हेलो, क्योंकि आपके अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 0 रीड करोगे आप, या आपकी कंपार्टमेंट जो यहाँ इस वाले प्लेन में है उस पर अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका डिप सर्कल है, तो वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वर्टिकल है आपके प्लेन के, तो वो तो वो इस नीडल को घुमाएगा ही नहीं, तो वो तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट घुमाएगा, ये वाला, तो आपकी नीडल खड़ी हो जाएगी। लो, तो वो तो 90 डिग्री आएगा डिप से, फॉर अल्फा बराबर 90, मैं तो phi डैश बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा 90 करते cos 91, cos 90 0, तो वो तो 1/0 इनफाइनाइट, तो phi डैश बराबर 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, अगर हमारा डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा 90 डिग्री डिप एंगल रीड करेगा वो, तो अपेरेंट डिप 90 डिग्री हो जाएगा। हमेशा अपेरेंट डिप ज्यादा आता है, बस ये समझ लो। और जितना आप डिप सर्कल को मोड़ते जाओगे, मैग्नेटिक मेरिडियन से जितना मोड़ते जाओगे उतना डिप एंगल बढ़ता जाएगा, और आप 90 डिग्री पे चलेगा तो डिप एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि आपकी नीडल वर्टिकल कंपोनेंट से ही प्रभावित होगी, हॉरिजॉन्टल उसको घुमा ही नहीं पाएगा। ओके, हेलो, पक्का? है? हेलो, नहीं है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं है, ये मैंने जियोग्राफिकल मेरिडियन में थोड़ी देखी। ये देख, फिर कंफ्यूज होगी। ये देख, ये आपकी मैग्नेट है, सुनना, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, जो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तब होता जब मैं यूं रखता मेरे डिप सर्कल को, पर मेरे डिप सर्कल को मैं यूं भी रख सकता हूं, यूं भी रख सकता हूं, तो ये एंगल है, वो तो
ये तो मेरी इच्छा होगी जो रखूंगा, मेरी इच्छा होगी जैसे रखूंगा मेरे डीप सर्कल को। ये देख ये आर्ची मैग्नेट है, ये आर्ची मैग्नेट है, मेरे डीप सर्कल को मेरी इच्छा होगी तो यूं रखूंगा, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में मेरी इच्छा होगी तो यूं रखूंगा, यूं रखूंगा। तो ये तो इन दोनों के बीच का एंगल है, किसका? हमारे डीप सर्कल के प्लेन का और मैग्नेटिक मेरिडियन का। ये जरूरी थोड़ी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो। ओके Yes, sir. अरे बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो सकता है यहीं रह गया हो। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन यहाँ रह गया हो। मैंने मेरे डीप सर्कल को और अलग एंगल पे रखा, उससे थोड़ी मतलब है। तो डीप सर्कल का जो इसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का तो इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। ये तो मेरा वो प्लेन है जिसमें मेरी कंपास नीडल घूम रही है। तो मैं तो कंपास नीडल को मैंने अलग प्लेन में घुमा रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड अलग प्लेन में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लफड़े आते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके और ये रिलेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एपरेंट डिप। क्या है ये? एपरेंट डिप एंड दिस इज एक्चुअल डिप। ओके हेलो 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 बच्चों अब जाके एक बार 3D एनिमेशन देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, पर समझना बहुत जरूरी है। ओके सर समझ में आ गया। अब इधर देख, तो ये एपरेंट डिप एक्चुअल डिप। अब सुनना बच्चों, एक रिलेशन होता है, दो एपरेंट डिप θ1 φ1 φ2 और एक्चुअल डिप में रिलेशन होता है। बताता हूं क्या। अच्छा हाँ सर इस पे क्वेश्चन करवा दो, कर लो, ये लो। इफ एक्चुअल डिप at a certain place, at a place is phi बराबर 30 डिग्री, ओके, एंड या phi बराबर 45 डिग्री, एंड if dip circle, if dip circle make and if dip circle make an angle equal to 37 degree. Hello कितना? 37 degree with ये चलो 45 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, देन ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, देन apparent dip will be apparent dip phi dash is equal to what? Okay? अब सुनना मेरे बच्चों, तो मैं बोलूँ बच्चों apparent dip, तो मैं बोलूँ इससे तो ज्यादा ही आएगा 45 से। ओके तो बोलूँ रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो apparent dip is equal to actual dip का 10 अपॉन cos अल्फा। लो अब रखो cos अल्फा की वैल्यू हो गई है, तो बोलूँ 10 45 तो 1 हो गया। और बच्चों cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? तो बोलूँ बच्चों cos अल्फा cos 37, और cos 37 कितना होता है? 4/5। हेलो बोल नहीं रहे आप? तो बच्चों 10 phi dash कितना आ जाएगा बोलो? तो 5/4, और आपको बहुत अच्छे से पता दिस इज ग्रेटर देन 1 और 45 से बड़ा आएगा। ये 10 phi dash ये देखो 1.25 ग्रेटर देन 1, तो बोल 45 से बड़ा आएगा। हेलो हेलो Yes, sir. हाँ तो यहां से लिख दूंगा बच्चों, ए phi dash इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/4, जो भी आना है। ओके सर मेरे बच्चों क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. हाँ अब देखो, अब इधर देख बच्चों, इधर देखो, दो apparent dip, इधर देखो, अगर मैं इधर देखो, अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से, हाँ ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे मैं एक बार अल्फा एंगल पे मेरा डीप सर्कल रखूं, अल्फा एंगल, तो मैं देखो सुनो, इसको बोलते हैं पहला एपरेंट डिप।
तो मैं तो बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी एंगल पे मेरा डिप सर्कल रखूं और फिर उस डिप सर्कल को 90 पे रोटेट कर दूं मैं, तो मेरा डिप सर्कल अभी हुआ है, इसको 90 पे रोटेट कर दूं तो मैं बोलूं एक और प्लेन आ जाएगा जो इसके खुद के परपेंडिकुलर होगा। हेलो, बोल रहे बच्चे, ये तेरा डिप सर्कल का है, प्लेन 1 और प्लेन 2 एंड दीज आर परपेंडिकुलर, 1 परपेंडिकुलर टू 2। तो डिप सर्कल को 2 परपेंडिकुलर प्लेन में रखा, एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा पे तो मैं बोलूं दूसरी बार अपने आप के एंगल कितना हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 माइनस अल्फा। हेलो, हेलो Yes, sir. Yes, sir. बेटा, पहले मैंने अल्फा पे रखा, ये काम मैं कर चुका हूं, तो याद है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को गलत रीड करेगा। याद है कितना रीड करेगा वो, तो यह करेगा बच्चों जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसका cos अल्फा। हेलो, और वर्टिकल कंपोनेंट सेम रीड करेगा। बोलो, बोलते ही नहीं हो तुम तो। हेलो, Yes, sir. अच्छा तो बताओ, इसको मैं इसमें जो प्लेन बन रहा है, इसमें यहाँ पे अपेरेंट डिप को φ1 बोल रहा हूँ, φ1 डैश या हाँ φ1, ओके, और इसमें बोल रहा हूँ φ2, यहाँ पे जो मेरा अपेरेंट डिप है उसको φ2। तो बताओ tan φ1 कितना होगा, तो मतलब tan φ1 बराबर जो एक्चुअल डिप है डिवाइड बाय cos अल्फा, जो मैं अभी बता चुका हूँ तेरे को। हेलो, या चल इसको और सुन, ओके। अच्छा, इसको उल्टा पुल्टा करूं मैं, तो मैं बोलता हूं इसको इधर दे, ये कितना हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं बच्चों इसको उधर ले जाओ, इसको उधर, तो मैं बोलता हूं इसको लिख दूं बच्चों 1/a इन्वर्ट कर दूं, तो मैं बोलता हूं इसको इधर लाया, तो मैं बोलता हूं cos अल्फा अपॉन tan phi इज इक्वल टू 1/tan phi 1, ओके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सर इससे फायदा क्या बताता हूं, इसको मैं लिख दूं बच्चों cot एक्चुअल डिप इनटू cos अल्फा, ये कोट है, कोट 1/tan थीटा को कोट थीटा लिख दिया, तो कोट इनटू cos अल्फा बराबर tan कोट φ1, इक्वेशन 1। ऐसे ही बच्चों, बताओ ये तो छोड़, इस कैलकुलेशन को छोड़ो, इसको छोड़ दे, भूल जा तो ये देख, ये समझ में आएगा तेरे, बाद में करूंगा, तुम उलझ रहे हो। तो मतलब बच्चों tan φ1, इसमें जो डिप एंगल है जिसको मैंने फाइ डैश लिखा था, मैंने उसको φ1 लिख रहा हूं क्योंकि दो अपेरेंट डिप आएंगे। तो पहला अपेरेंट डिप इस प्लेन में आएगा tan अल्फा, tan एक्चुअल डिप अपॉन cos अल्फा, ये। अब इस वाले प्लेन में क्या आएगा, तो मतलब ये वाला भी गलत रीड करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। अगर ये कंपोनेंट cos अल्फा है हॉरिजॉन्टल का, तो मतलब ये sin अल्फा होगा ph डबल डैश। हेलो, और वर्टिकल यहां पे भी सही होगा। तो मतलब बच्चों दो डीप सर्कल मैंने परपेंडिकुलर प्लेन में रखे आपस में, तो पहला अल्फा एंगल पर मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया अपने आप, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर, मैं बोलूं इसका परपेंडिकुलर अगर ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा। हेलो, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोलो ये BH है, तो ये आ जाएगा BH डबल डैश, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोलो tan φ2, तो इसमें जो अपेरेंट डिप होगा वो हो जाएगा बच्चों कितना, बोलो tan phi अपॉन में बोलो बच्चों इस बार क्या आएगा, तो बोलो बच्चों इसमें जो tan φ2 आएगा वो आ जाएगा बच्चों B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल डबल डैश, और हॉरिजॉन्टल डबल डैश वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ, तो बंधु जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका cos 90 माइनस अल्फा, हेलो BH cos 90 माइनस अल्फा, जैसे वहां cos अल्फा था, ये वाला कंपोनेंट जैसे cos अल्फा था, ये बोल दो cos 90 माइनस अल्फा, तो या तो यू बोल दो cos 90 माइनस अल्फा, या बोल दो sin अल्फा। अगर ये cos अल्फा था तो परपेंडिकुलर वाला sin अल्फा, तो sin अल्फा बोल दो, कैसे ही बोल दो। अरे इसका परपेंडिकुलर है तो ये cos अल्फा है तो ये sin अल्फा होगा, या यू बोल दो cos 90 माइनस अल्फा तो sin अल्फा आ जाएगा। हेलो, तो बच्चों tan phi अपॉन sin अल्फा, बोलो बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. एक प्लेन में अपेरेंट डिप एंगल, एक डिप सर्कल वाले प्लेन में अपेरेंट एंगल अगर
मान लो φ1 है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में φ2 है, तो tan φ1 अगर tan अल्फा अपॉन cos tan phi अपॉन cos अल्फा लिखते हो तो tan φ2 बराबर tan phi अपॉन sin अल्फा आएगा, क्योंकि बच्चों अगर ये कंपोनेंट cos अल्फा है तो वो sin अल्फा होगा। ओके सर, ये दो। अब सुनो, अब मैं इसको उल्टा पुल्टा करके लिख रहा हूं जैसा मैंने बोला था, तो अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं। तो यहां से मैं बिल्कुल उल्टा करने पर, इन्वर्ट करने पर वो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan φ1 इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन, बिल्कुल अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos अल्फा अपॉन tan phi, इक्वेशन 1। इसको हटा, ये इसको भी मत कर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cot अल्फा 1 cot φ1 इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cot phi, इक्वेशन 1। ओके, या cot phi मैंने लिख दो, cot phi cos अल्फा, इक्वेशन 1। ऐसे ही tan φ2 इज इक्वल टू tan phi अपॉन sin अल्फा। ओके, और इसको सॉल्व करने पर इधर आ जाओ, तो बोल दो बच्चों, इसको लिख दो 1 अपॉन tan φ2, 1 अपॉन tan φ2 इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन tan phi, और बोल दो इसको cot φ2 इज इक्वल टू sin अल्फा cot phi, cot phi sin अल्फा, इक्वेशन 2। स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो ऐड, कितना आ जाएगा बोलो। तो यहां से दोनों का स्क्वायर करा तो बोल दो cot स्क्वायर φ1 प्लस cot स्क्वायर φ2 इज इक्वल टू, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा तो बच्चों sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, क्योंकि cot स्क्वायर phi कॉमन आ जाएगा। ये रिलेशन वेरी वेल नोन रिलेशन, ये दो परपेंडिकुलर प्लेन के डिप एंगल का स्क्वायर कोट के स्क्वायर का एडिशन बराबर कोट स्क्वायर एक्चुअल डिप एंगल, ये बहुत वेरी वेल नोन रिलेशन है। ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कैसे आता है समझ में आ गई। ये दो परपेंडिकुलर प्लेन के डिप एंगल का स्क्वायर है। ओके, दो परपेंडिकुलर प्लेन के डिप एंगल है φ1 φ2। हेलो, तो एपेरेंट और एक्चुअल डिप एंगल समझ में आया क्या? चलो दो चार क्वेश्चन करके बताओ। हाँ, हटा दू ये रिलेशन लिख लो सीधा, रिलेशन लिख ले यहां से सीधा ऑन सॉल्विंग करके, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिया, आ जाता है, खत्म। तेरे को कोई मतलब नहीं कैसे आ जाता है। ओके, ये करो याद रखना। हटा दूं, चला गया। हाँ, अब बोल रहा हूं मैं, इधर देखो। हाँ, इधर देखो, अब क्वेश्चन कैसे देते हैं वो, ये देख। हाँ, इधर देखना हो। हाँ, इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इट ए प्लेस if at a place on earth, if apparent dip in two perpendicular plane are 45 degree and 45 degree and 30 degree respectively, yeah, 30 degree, then actual dip will be, actual dip phi equal to what at that place, उस स्थान पर एक्चुअल डिप बताओ। दो परपेंडिकुलर प्लेन के डिप दिए मैं, उस स्थान पर एक्चुअल डिप बताओ। तो दो परपेंडिकुलर प्लेन के अपेरेंट डिप दिए मैं, तो at a place on earth if apparent dip in two perpendicular plane are 45 and 30, ये समझ में आया बच्चों? मैग्नेटिक मेरिडियन में तो नहीं है। हेलो, दो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर प्लेन के डिप दिए हैं इसमें और इसमें, और आपको पता है तो परपेंडिकुलर प्लेन के डिप में रिलेशन क्या होता है, तो याद है मैंने बताया था। हेलो, तो बोलो मेरे बच्चे बोलना। तो हाँ, कोट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू बच्चों कोट स्क्वायर फाइव 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव 2, और ये ध्यान ना फाइव 1 फाइव 2 दोनों परपेंडिकुलर प्लेन के डिप होंगे तभी ये रिलेशन होल्ड होगा, क्योंकि याद करो मैंने एक कंपोनेंट को bh sin अल्फा लिखा था, और वो तभी होगा जब परपेंडिकुलर प्लेन होगा cos अल्फा से। ओके बेटा, ये रिलेशन तभी लगेगा जब परपेंडिकुलर प्लेन होगा। भूल ही नहीं रहे यार ये तो। बेटा मैंने साइन अल्फा लिखा था ना, तभी तो स्क्वायर हो गया 8 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 बन गया था। तो आ जाओ, ये निकालना है आपको, एक कोट स्क्वायर 5 इज इक्वल टू बोल दो बच्चों कोट 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोट कितना 30 डिग्री का स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 1 का स्क्वायर, ये कोट और tan की वैल्यू 45 पे सेम होती है, प्लस tan 30 1/√3 होता था, ये √3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, तो बोल दो बच्चों कोट 5 इज इक्वल टू 3 + 1 4 4 का रूट अंदर, तो बोल दो बच्चों कोट 5 बराबर 2, तो यहां से कितना आ जाएगा tan 5 इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से 5 बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 1/2, ये आएगा वहां पे एक्चुअली। हेलो हेलो, यस सर। तो हम तो ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है, एक डिप निकाल के उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट कर देते हैं, डिप सर्कल को उस पर भी डिप निकाल के दोनों का स्क्वायर करके इस टाइप से कैलकुलेशन करके डिप एंगल निकाल देते हैं। ओके, हेलो, यस सर। तो अगर डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हो तो एक्चुअल डिप डायरेक्ट आ जाता है, और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रख के उससे किसी एंगल पे रखते हो तो फिर दो वैल्यू निकाल लो, एक उससे किसी एंगल पे रखा उस पे, और एक उससे 90 डिग्री पे, दोनों निकाल के स्क्वायर करके ऐसे रूट वाला रिलेशन लगा दो तो आपको एक्चुअल डिप पता पड़ जाएगा। ओके बच्चों, हेलो, बहुत है क्वेश्चन। चलो तो अब सुनना बच्चों, देखो एक क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, थोड़े 2-4 क्वेश्चन और करके इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। हाँ इधर देखो बच्चों, हाँ एक क्वेश्चन एम्स में पूछा है, फोर बिटवीन टू बार मैग्नेट whose center are separated at a distance r, दो बार मैग्नेट है बच्चों, शॉर्ट बार मैग्नेट लिखा है, जिनके सेंटर r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इनके बीच में बच्चों फोर्स लग रहा है 4.8 न्यूटन। if distance between center of magnet between magnets are increased, distance between magnet is increased, to 2r, then new force m dash, then new force of attraction m dash, बोलो कितना हो जाएगा a, m dash a 2.4 न्यूटन, b 1.2 न्यूटन, c 0.3 न्यूटन, d 0.6 न्यूटन। बोलो नया फोर्स कितना हो जाएगा? ये एम्स 2000 का क्वेश्चन है बच्चों, एम्स 2000। बोलो कोई करके बताएगा बच्चों? 0.3। हाँ 0.3 बिल्कुल ओके। सर कैसे बताता हूँ, कल मैंने बताया था कि आपको बच्चों इसमें एनर्जी से अपन ने याद है दोनों एक्सिस के अलाउंड रखे तो एनर्जी से अपन ने डिफरेंशिएट करके फार्मूला निकाला था फोर्स का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद करो कितना आया था 6 μ0/4 पाई, नहीं याद आ रहा है, μ0/4 पाई 6 m1 m2 अपॉन r की पावर 4, याद करो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
और मैंने बोला भी था आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। और 6 कैसे आता है याद रखने का तरीका बताता है, एक का b लिखोगे तो 2m म्यू नॉट अपॉन 4/2m/r³ आएगा। फिर या तो दूसरे का m लिख के एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट करोगे तो ये r⁻³ का 3 और आएगा तो 6 आ जाएगा। याद करो। लो Yes, sir. तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप देख लो क्वेश्चन अटक गया, और जो एम्स में क्वेश्चन आए हैं वो नीट में रिपीट होते हैं। हेलो मत करो यार बर्बाद। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. हाँ और देखो तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो कि ये फॉर्मूला सर अब हम कल तक तो मजाक में ले रहे थे, अब हम समझ लेंगे सर, क्योंकि कल आपने डेरिवेशन करा हमें लगा बहुत भारी है, पर भारी है तो क्या वो पूछा हुआ है और रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। चलो डेरिवेशन पे ध्यान मत दो, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके तो कई बार चीज नहीं समझ में आए तो रिजल्ट याद रखो। हेलो हाँ ये 2 बार मैग्नेट है, इनके बीच में इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस, हेलो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस एक पॉइंट P पर चार्ज क्यों रखा है 8P चार्ज Q is placed at rest। हाँ यहाँ पे एक P पॉइंट है, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट P है, उससे D डिस्टेंस में एक पॉइंट है O, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 8O चार्ज Q is placed, then force on Q will be in the direction A towards OP, yeah, along OP, B along PO, C perpendicular to OP line, D 0। और किधर लगेगा इस पे, क्यों चार्ज रखा है इस पे, हाँ 8O charge Q is placed at rest, then force on Q will be in the direction। अब बच्चे अंडरस्टैंड वो कुछ नहीं, यहाँ पे चार्ज Q रेस्ट पे रखा था फोर्स 0। हेलो याद है मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता। हेलो बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. खत्म किस्सा। हेलो हटा दो। तो बच्चों ध्यान रखना, ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल का पूछा हुआ बता देता हूं बच्चों। ये आया हुआ AIPMT 2010। हेलो क्लियर है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं। ए डिप एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड इक्वेटर विल बी रेस्पेक्टिवली, एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड इक्वेटर विल बी रेस्पेक्टिवली। मच्छर क्वेश्चन, पोल और इक्वेटर पे डिप की वैल्यू रेस्पेक्टिवली कितनी होगी, जल्दी बोलो। 90. हाँ 90, क्योंकि पोल पे नीडल खड़ी हो जाएगी और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी अर्थ की सरफेस के, और अर्थ की सरफेस के से जैसी हो जाती है वैसे ही तो एंगल होता है। अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल होता है तो इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90। ओके हाँ एक क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं। हाँ हाँ इधर देखो। अच्छा at a certain place, at a place on earth, if be vertical component of earth's magnetic field, vertical component of earth's magnetic field, vertical component of earth's magnetic field, earth's magnetic field is root 3 times of horizontal component of earth's magnetic field, horizontal component of earth's magnetic field।
देन एंगल ऑफ डिप बताओ उस जगह पे। मच्छर जल्दी कर, क्या उस जगह पे एंगल ऑफ डिप? इतना टाइम लगता है क्या यार? तो डेल फाई बराबर बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। डिप का फॉर्मूला क्या होता है? जिनको बेसिक नहीं पता बर्बाद बोलो, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल याद करो। और कल नहीं पढ़ाया था क्या यार? बी हॉरिजॉन्टल बी कॉस फाई, बी वर्टिकल बी साइन फाई, तो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल बराबर टेन फाई आता है। नहीं पढ़ाया था क्या? क्यों भूल गए क्या बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो वो तो डिवाइड कर दो तो याद आएगा बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू टेन फाई। आ तो रहा है साइन अपॉन कॉस, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय। ओके सर, तो बी वर्टिकल दिया √3 टाइम्स ऑफ बी हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल को √3 टाइम्स दिया है, तो वो तो बच्चों ये आ गया, ये कट गया √3, तो टेन फाई √3 कब होता है बताओ? वो तो फाई बराबर 60 डिग्री पे, ये आ गया डी। हेलो बोल मेरे बच्चे, क्लियर है? और मच्छर क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। हेलो, अच्छा अगला क्वेश्चन देख। Yes. अगला क्वेश्चन देख, बहुत ही बेहतरीन है, 2 बार पूछा था अगला क्वेश्चन, नीट 2016 में और एपीएमटी 2012 में सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा था। थोड़ा सा चेंजेस है पर पूरा डेटा वगैरह सब वही है, बस वेरिएबल में कर दिया था सेकंड बार। तो एक बार मैं करवा रहा हूं, तो नीट 2012 वाला में लिख रहा हूं, एपीएमटी 2012 2012 वाला में लिख रहा हूं। ओके सर, हाँ ए मैग्नेटिक नीडल, ए मैग्नेटिक नीडल वही लैंग्वेज लिख रहा हूं जो दी है। मैग्नेटिक नीडल, ए मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड, हेलो, सस्पेंडेड पैरेलल टू सस्पेंडेड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू है मैग्नेटिक फील्ड है ना, requires √3 जूल वर्क, okay, requires √3 जूल वर्क to turn it by 60 डिग्री या थ्रो 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री घुमाने में, पहले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी, 60 डिग्री घुमाने में √3 जूल का वर्क डन रिक्वायर्ड होता है। Then torque needed, a question that then torque needed to maintain it, hello, to maintain it in same position। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी क्वेश्चन कराया था। इसी पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए कितना टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। अब देखो डेटा दिया है वर्क का और पूछा जा रहा है टॉर्क, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसमें बच्चों पूरा सब कुछ चेक हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क, एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी सब चेक हो गई। सर कैसे बताता हूं, बोलो बच्चों कैसे करोगे? तो वो तो पहले वर्क डन, तो वर्क डन कैसे करते हैं? तो वो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर हम वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, बात है। हेलो, मैग्नेटिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क होगा, सिखा रखा है सब। अगर हमने वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा बच्चों। हेलो, आ जाओ। तो अब बोलो कितना आएगा? तो बोलो बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस एम बी कोस θ2, सेकंड पोजीशन का एंगल, माइनस ऑफ एनर्जी माइनस होती है ना, माइनस ऑफ एम बी कोस θ1 पहली पोजीशन का एंगल। और आपको पता है जो डेटा दिए हैं उसमें θ1 0 डिग्री है और θ2 60 डिग्री है, तो रखो तो माइनस एम बी कोस 60, सेकेंड एंगल 60 डिग्री है और पहला एंगल 0 डिग्री है, तो माइनस माइनस प्लस एम बी कोस 0 डिग्री। और बच्चों cos 60 होता है 1/2, तो ये आ गया माइनस एम बी बाई 2 और cos 0 होता है 1 प्लस एम बी,
तो बोल दो चलिए आ गया वर्क डन, और गारंटी ले रहा हूं पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है हमने मेहनत करी, क्योंकि जीरो पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो जब मैग्नेट पैरेलल थी तब जीरो एंगल था, और जीरो एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उससे आपने 60 डिग्री रोटेट किया, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो बोल दो ये आ गया बच्चों mb/2 एंड दिस इज गिवन √3, ये दिया हुआ इक्वेशन बना दी। तो बोल दो mb/2 की वैल्यू पता पड़ गई मेरे को यहां से। हेलो, ये जो वेरिएबल थे वो पता पड़ गया mb/2, और टॉर्क में भी यही चीजें आएगी mb। हेलो, Yes, sir. अब आ जाओ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? नाउ टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, ये वैल्यू होती है टॉर्क की। अरे ये ले यार m क्रॉस b। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, तो टॉर्क बराबर mb sin थीटा होता है ना। और बच्चों उस पोजीशन में मेंटेन रखनी कौन सी में? θ2 में। तो बोलते बच्चों यहाँ पे θ2 आएगा, तो मैं बोलता बच्चों ये mb sin 60 आ गया। हेलो, ये आ गया टॉर्क, और बच्चों ये आ जाएगा mb और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो दिस इज mb √3/2। बोलो, और mb/2 की वैल्यू सीधी रख दो, mb/2 को √3 लिख दो, तो √3 तो ये mb/2 की वैल्यू, या चलो mb की वैल्यू रख दो 2√3, और ये √3/2, मैंने mb की वैल्यू रख दी 2√3, तो मैं बोलता हूं 2 से 2 गया, और √3 और √3 3 जूल आ गया, सॉरी 3 न्यूटन मीटर आ गया। तो हेलो, तो बोलो बच्चों बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें सब चीजें आ गई, वर्क डन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी सब काम आ गया। तो उससे mb की वैल्यू पता पड़ गई, उसको टॉर्क के फॉर्मूले में रख दिया, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई न्यूमेरिकल। ये था ये क्वेश्चन नीट 2016 में भी पूछा हुआ है, वहां पे वर्क डन को बस इस √3 की जगह w कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम, यहाँ पे w कर दिया, तो अपने को ये w कर दिया, तो mb की वैल्यू w 2w लिखनी थी, तो 2w, फिर वो 2 से 2 कट के √3w आंसर आता है टॉर्क का। लो w √3। लो, Yes, sir. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सर हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है सारी बातें, थोड़ा सा सर अपेरेंट और वो थोड़ी मुश्किल चीजें थी, लेकिन सर समझ में आया, और आज जाके थोड़ा सा और एनिमेशन वाले वीडियो देख लेंगे तो और दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, अच्छे से बच्चों आ गया तुम्हारे समझ में, वो एक बार देखोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको। ओके, हेलो, चलो एक क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा उस पर कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज, क्वेश्चन देखो ये आया हुआ है बच्चों, ईयर मिसिंग है इसमें, नीट शायद 2017 या 18 में आया हुआ है। नीट देख लेना बच्चों, इसमें ईयर मिसिंग है, नीट या तो 18 में आया हुआ है या 19 में आया हुआ, देख लेना 18 और 19 में से किसी एक ईयर में आया हुआ है। ओके चलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ is 0.3 gauss. Okay? Okay, sir. A magnet oscillating with rate of 5 oscillation per minute. Per minute, okay? 5 oscillation per minute. How much magnetic field? How much magnetic field of Earth is increased? Of Earth is increased. Is increased so that number of oscillation become 10 per minute, 10 oscillation per minute, number of oscillation 10 oscillation per minute हो जाए, 5 से 5 से बढ़ के 10 oscillation per minute हो जाए। हेलो, तो बताओ कितना आ जाएगा? ये जो 4 ऑप्शन थे बता देता हूं, 0.3G, B 0.6G, C 0.9G,
डी 1.2 जी। उन्होंने पॉइंट, मैंने थोड़ा सा एक ऑप्शन चेंज करा है, ठीक है साहब, एक ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ की है। ओके, बोलो कैसे करोगे? अब बच्चों तुम्हारे को ध्यान है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, ये 5 ऑसिलेशन पर मिनट का मतलब फ्रीक्वेंसी की बातें चल रही है। तो वो तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी निकालो, पर मैं निकालूं क्यों? डबल है, पहले 5 ऑसिलेशन 1 मिनट में होते थे, अब 10 होते तो डबल हो गई ना फ्रीक्वेंसी। यहाँ टाइम पीरियड नहीं है, फ्रीक्वेंसी डबल हुई है बेटा। पहले 1 मिनट में 5 राउंड होते थे, अब 1 मिनट में 10 राउंड हो रहे हैं। हेलो, Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी, और याद करो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था? तो वो तो 1/2 पाई, मैंने कहा था एक फॉर्मूला याद रख टाइम पीरियड का, तो वो होता था 2 पाई अंडर I बाई MB, ताकि मिस्टेक नहीं हो। ओके, अब इससे फ्रीक्वेंसी हैंड टू हैंड बना, तो मैं तो बच्चों फ्रीक्वेंसी 1/T ताजा ताजा बनाऊंगा, तो बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? तो मैं तो 1/2 पाई अंडर MB बाई I। हेलो, बोलो। अच्छा अब एक बात बता, मैं बोलूं अपन न तो मैग्नेट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट और आई तो बदलेगा नहीं। याद कर, मैंने जो पिछली बार कराया था उसमें मैग्नेट को आधी काट दी थी, कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल। आज मैग्नेट के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा, बी वेरी कर रहा हूं, तो बोलूं बच्चों फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट बी। लो, तो बोलूं बच्चों F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 बराबर अंडर रूट B2 अपॉन B1। हेलो, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी F2 ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड B2 ऊपर होगा। और देखो आपने ये मेरे को डबल दिए, यहाँ पे 10 ऑसिलेशन दिए, यहाँ 5 दिए। हेलो, तो वो तो 10/5 इज इक्वल टू अंडर रूट B2 बाई B1, और मैं जैसे ही डिवाइड करके स्क्वायर करना था तो बच्चों B2 इज इक्वल टू 4B1। तो बच्चों नया मैग्नेटिक फील्ड पुराने का 4 गुना हो जाएगा, और पुराना 0.3 है, तो बताओ नया कितना हो जाएगा? तो बच्चों पुराना 0.3 है तो नया कितना हो जाएगा? तो B2 बराबर, तो वो तो बच्चों 4 टाइम्स ऑफ 0.3, 0.3 गोस, तो बोलो आंसर आ जाएगा 1.2 गोस। बोलो बच्चों, ओके। अरे डायरेक्ट सोच रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी डबल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना करना पड़ेगा। इतनी रामायण लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दो कि फ्रीक्वेंसी में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता है, फ्रीक्वेंसी में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता है, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर है भी। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो जल्दी। हाँ, गलत है, ये आंसर गलत है सर। क्यों? ये B2 तो सही है, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में? हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड, कितना बढ़ा है। ये कॉमन मिस्टेक है, ऐसा अपने मैकेनिक्स में भी होता है कि गोली कितना और पेनिट्रेट कर जाएगी, तो कितना और पेनिट्रेट करेगी या कितना और बढ़ाएं। तो बच्चों ये तो नया मैग्नेटिक फील्ड इतना करना है, तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B2 माइनस B1। पहले जितना था और अब जितना हो गया, तो अब 1.2 हो गया और पहले 0.3 था, इतना बढ़ाएं। लो, तो 0.9 G बढ़ाएं। हेलो, बोलो। ऐसे होती गलतियां, आदमी कंसेप्ट सही लगा के भी ऐसे गलतियां करके आता है, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ता है। तो ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। ओके, तो बच्चों उन्होंने पूछा था कितना बढ़ाएं, तो 0.9 बढ़ाओ, पहले 0.3 था, बढ़ा के 1.2 कर दो, यानी कि 0.9 बढ़ाओ। हेलो, Yes, sir. अब सुनो, ये सुनो, एग्जाम में मैंने कहा था एक ऑप्शन से मैंने छेड़छाड़ करी, एक्चुअल में ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, उन्होंने 1.2 दिया ही नहीं था, उन्होंने तो 0.12 दिया था। लो, तो वो बच्चे से गलती होके भी वो ध्यान दे देगा, तो जो बच्चा गलती भी करेगा तो वो ध्यान दे देगा कि यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो वो 0.9 टिक कर देगा। तो मैंने जानबूझ के उसको 1.2 कर दिया था कि कोई गलती करे तो वो उलझ जाए। ओके, तो 1.2 से क्वेश्चन और तगड़ा हो गया। हेलो, एग्जाम में यहाँ पे 0.12 G दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो अर्थ मैग्नेटिज्म अपना 100% कंप्लीट हो गया। ओके, अगले टर्न पे बच्चों अपने को अब क्या पढ़ना है वो बताओ।